भाई हमारे यहाँ जितनी यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेजेस हैं, सब में मस्जिदें हैं, मदरसा हैं और उसके अंदर कब्रिस्तानें हैं, वक्फ किया हुआ है, उसमें बहुत सारी चीजें। आप एक झटके में कैसे कह दें कि वक्फ खत्म हो जाएगा? दो मेन अटैक थे इनके, वो थे ये वक्फ बाय यूजर को खत्म करना चाहते थे, कर लिया इन्होंने अमेंडमेंट के जरिए, और दो नॉन मुस्लिम को वक्फ काउंसिल के अंदर ये लेके आना चाहते थे। और अभी सुनवाई पूरे केस में जारी है। जो मुस्लिम पक्ष के जो वकीलों का कहना था कि सेक्शन 3 में, सेक्शन 9 में, सेक्शन 14 में, सेक्शन 36 में और सेक्शन 83 में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, वो अमेंडमेंट्स उनके फंडामेंटल राइट का हनन करता है। जो भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो वक्फ बाय यूजर है या चाहे वो रजिस्टर्ड है, उसका डी नोटिफाई नहीं करेगी सरकार जब तक हम ये मामला नहीं सुन रहे हैं। तो ये चारों ही चीजें हमें चाहिए थी और यही चीजें कोर्ट समझ चुका और इसी चीज के ऊपर कोर्ट हमें जो है वो इंटरिम ऑर्डर दे रहा है। तान है उसको आप एक झट में कह देंगे ये वक्फ बाय यूजर है, रिकॉर्ड नहीं है, वो खत्म हो गया सारी चीजें। और दूसरी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने कहा सेक्शन 2 में जो ट्रस्ट है, अगर कोई ट्रस्ट है तो वक्फ अप्लाई नहीं होगा। भाई हमारे यहाँ जितनी यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेजेस हैं, सब में मस्जिदें हैं, मदरसा हैं और उसके अंदर कब्रिस्तानें हैं, वक्फ किया हुआ है, उसमें बहुत सारी चीजें। आप एक झटके में कैसे कह दें कि वक्फ खत्म हो जाएगा? सबसे बड़ा चीज तो ये है कि आप जो अमेंडमेंट हुआ इसमें सेक्शन 3 में, पार्लियामेंट में अमेंडमेंट जो हुआ उसमें यह कह दिया गया कि भाई जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं वक्फ से बाहर हो जाएंगे, वक्फ एक्ट अप्लाई नहीं होगा। मतलब एक झटके में पूरा हिस्ट्री जितने 200 साल 500 साल पुराने जो हमारे वक्फ किए हुए, वक्फ क्या है? वक्फ मुसलमानों का एक अपना मजहबी एस्टेब्लिशमेंट है और ये इस्लाम का एक बहुत खास जुज्व है, मतलब कि इंपॉर्टेंट चीज है, फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 25, 26 आप जो फंडामेंटल राइट्स जब संविधान में दिया गया है, इस चीज में आपको वक्फ का भी अधिकार है चैरिटी पर्पज से। इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसा अधिकार या कोई ऐसा रिलीजियस पर्पस जैसे पब्लिक ऑर्डर या हेल्थ या सिक्योरिटी को अगर खतरा है, तब सरकार कोई उस पर रिस्ट्रिक्शन के लिए कानून बना सकती है। ऐसा तो यहाँ कुछ है नहीं। तो इन सारी बातों का बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ और कोर्ट भी इस मिजाज में था इसको अभी स्टे करने के लिए। लेकिन अभी दूसरे पार्टी का जो गवर्नमेंट है उनका रिक्वेस्ट है कि हमें और कुछ बहस करने का मौका दिया जाए, इसलिए मैटर कल के लिए अभी अर्जेंट कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटेंट दिखाया है दैट द कंसेप्ट ऑफ वक्फ यूजर हैज बीन आइडेंटिफाइड एंड दे हैव गिवन सर्टेन पॉजिटिव पॉइंट्स टू द अदर साइड एंड द अदर साइड हैज सेड कि वो अगले दिन तक डिसाइड करके बताएंगे वेदर सर्टेन इंटरिम स्टे कैन बी गिवन और नॉट। जो इनके मेन चीज थी 8-10 में से जो दो मेन अटैक थे इनके, वो थे ये वक्फ बाय यूजर को खत्म करना चाहते थे, कर लिया इन्होंने अमेंडमेंट के जरिए, और दो नॉन मुस्लिम को वक्फ काउंसिल के अंदर ये लेके आना चाहते थे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आज तकरीबन 3 घंटे की हियरिंग के बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट साफ वाजे किया है कि हम ये ऑर्डर पास करेंगे या हम ऑर्डर पास करना चाह रहे हैं ये, जिसपे स्टेट काउंसिल ने यानी गवर्नमेंट काउंसिल ने कहा जी कल तक के लिए मुलतवी कर दीजिए। तो वो जो वहां पर बताया गया था वो ये बताया गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि हम वक्फ बाय यूजर को रिटेन करेंगे इंटरिम जब तक इसकी पूरी सुनवाई ना हो जाए, यानी इंटरिम ऑर्डर इस तरह का करने जा रहे हैं। दूसरी चीज क्या थी इसमें कि जो नॉन मुस्लिम को आपने इंक्लूड किया उसको भी हम स्टे करेंगे। अभी ये इंटरिम ऑर्डर के ऊपर बात चल रही है, फुल्ली इनको एग्जामिन किया जाएगा सारी चीजों को। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसको खुद एग्जामिन करेगी या किसी दूसरे हाई कोर्ट को रेलीगेट करेगी, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कल डिसाइड करके बताना है। लेकिन ये जो दो चीजें हैं, दो प्रावधान जो मेन है, ये जो भी कुछ होगा सुनवाई के लिए रखा जाएगा या दूसरी कोर्ट में जाएगा, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो आज अपना माइंड दिया है उसके मुताबिक ये दोनों प्रावधान को स्टे करने के बाद दिया जाएगा। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज करने वाली जितनी याचिकाएं थी सबों की सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अदालत में हुआ। आज दोनों पक्ष को सुना गया, लेकिन जो आगे की सुनवाई है वो कल 2 बजे के लिए एडजर्न किया गया है और अभी सुनवाई पूरे केस में जारी है। जो मुस्लिम पक्ष के जो वकीलों का कहना था कि सेक्शन 3 में, सेक्शन 9 में, सेक्शन 14 में, सेक्शन 36 में और सेक्शन 83 में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, वो अमेंडमेंट्स उनके फंडामेंटल राइट का हनन करता है। ये मुस्लिम पक्ष का दलील था कानून के हिसाब से। दूसरा उनका कहना है कि जो उनका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25, 26 में, यह जो संशोधित कानून है ये उसका हनन करता है। लेकिन भारत सरकार के तरफ से सॉलिसिटर जनरल और जो हम लोग जो समर्थक इस संशोधन के हैं, हम लोग के तरफ से जो सीनियर एडवोकेट्स और हम लोगों ने भी अपनी बात रखी कि जो अमेंडमेंट है वो बिल्कुल संविधान सम्मत है
और उसमें के अमेंडमेंट को जब आप देखेंगे, चाहे वो सेक्शन 3 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 9 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 14 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 36 का अमेंडमेंट हो 83 में, तो कोई भी फंडामेंटल राइट का हनन नहीं हो रहा है। माननीय बेंच भी अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि हाँ, जो बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं वह ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान के अनुसार है, लेकिन उनका जो यूजर का जो डेफिनेशन है उस पर कोर्ट कुछ क्लैरिफिकेशन चाह रही थी। साथ ही साथ कोर्ट का कहना था कि जो काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंबर्स हैं उसमें हिंदू मेंबर्स को लेकर के कोर्ट क्लैरिफिकेशन चाह रही है। इन दो मुद्दों पर कल सॉलिसिटर जनरल साहब से और जो हिंदू पक्ष के जो तमाम हम वकील हैं हम लोगों से उस पर असिस्टेंस मांगा है, क्लैरिफिकेशन मांगा है। अब कल जो है सारे मुद्दे की सुनवाई 2 बजे होगी। कोर्ट कन्विंस हुआ और कोर्ट पहले से भी जानता था, ये बेंच पूरा समझती थी कि ये मामला क्या है। बेंच ने 4 पॉइंट को है रेज किया उसमें। बेंच ने पहले कहा कि नोटिस तो हम इस पे इशू करेंगे, जो सॉलिसिटर जनरल है उसको कहा कि हम आपको नोटिस इशू करते हैं, ठीक है, नोटिस इशू करेंगे हम, लेकिन हम इसके ऊपर ये कोई पार्लियामेंट एक्ट बनाती है तो उसके ऊपर स्टे नहीं लगाते हैं। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, ये केस एक एक्सेप्शनल केस है जिसके लिए हम इस पे इंटरिम स्टे देंगे, हम इस पे इंटरिम रिलीफ देंगे। इंटरिम रिलीफ जो है कोर्ट ने ये कहा कि हम अभी डिक्टेट करा रहे हैं इंटरिम ऑर्डर, उसमें उन्होंने हमें क्या क्या रिलीफ दिया। पहला रिलीफ दिया कि एक्स ऑफिशियो को छोड़ करके बाकी जो भी मेंबर होंगे वो सब मुस्लिम होंगे, ये हम लगाते हैं। दूसरी चीज, जो कलेक्टर अगर जाकर के सर्वे करता है तो वो कलेक्टर जाके सर्वे करने से पहले कोई उसका नेचर नहीं चेंज कर सकता और करने से पहले हमारे यहाँ एप्लीकेशन लगाएगा इस कोर्ट में आके। तीसरा, ये उस कोर्ट ने कहा कि जो भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो वक्फ बाय यूजर है या चाहे वो रजिस्टर्ड है, उसका डी नोटिफाई नहीं करेगी सरकार जब तक हम ये मामला नहीं सुन रहे हैं। तो चारों ही चीजें हमें चाहिए थी और यही चीजें कोर्ट समझ चुका और इसी चीज के ऊपर कोर्ट हमें जो है वो इंटरिम ऑर्डर दे रहा है। तो तुषार मेहता लिटरली गिड़गिड़ाने लगे कोर्ट के सामने कि हमें और सुन लिया जाए, हमें और टाइम दे दिया जाए, हमें कल के लिए रख दिया जाए। तो जज ने काफी रजिस्ट होकर के फिर हमने भी कहा कि ठीक है, आप इनको अपॉर्चुनिटी दीजिए, मिस्टर मेहता को आप सुनिए और फिर हम भी कल और कुछ सुनाएंगे कोर्ट को। और कल 2 बजे के लिए ये रखा गया है। अल्टीमेटली ऑर्डर पास नहीं हुआ है, जो ऑर्डर पास नहीं हुआ, लेकिन जजेस क्या चाहते हैं, कोर्ट कैसा सोच रहा है वो हमें पता चल गया और कोर्ट किस तरीके से फैसला, कोर्ट पूरा मैटर समझ चुका है, सेंसिटिविटी समझ चुका है और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे जो है वो वायलेट हो रहा है वो कोर्ट समझ चुका है। अच्छा, नोटिस इशू किया गया है, कुछ इस तरीके की बात सामने आई है या कुछ एफिडेविट वगैरह फाइल करने को कहा गया है? नहीं, अभी क्या है, कल डिसाइड कोर्ट ने कहा कि अब मिस्टर मेहता हम आप नोटिस इशू करेंगे और आप जो है जवाब दे दीजिएगा। तो मेहता ने खुद कहा कि सर आप मुझे इशू कर दीजिए, हम 15 दिन में इसको सुन के 15 दिन के अंदर हम एफिडेविट ले आएंगे और डे टू डे आप इसको सुन लीजिए, आप स्टे मत लगाइए। जज ने कहा कि नहीं, स्टे लगाना जरूरी है, इंटरिम रिलीफ देना जरूरी है, बिकॉज इट्स एन एक्सेप्शनल केस जी। तो कल हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी पिटीशन जो है मुजीबुर रहमान साहब, उसको कब सुनने की बात कही है कोर्ट ने? वो तो इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगी। जज साहब ने ये कहा है कि जिसकी पिटीशन आज 11 बजे तक आ गई थी उसको आज सुना गया है। कुछ लोगों ने मेंशन की अपनी पिटीशन, उनको जज साहब ने नहीं सुना है, कोर्ट ने नहीं सुना उसको। वो नेक्स्ट जो है जब वो लिस्टिंग होगी, स्क्रूटनी पार करके जब आएगी तब उसको देखा जाएगा। मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं अपनी माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, जहां का मैं 27 वर्षों से लाइफ टाइम मेंबर हूं। यहां उन्होंने बिल्कुल निर्भीकता, निष्पक्षता, निडरता के साथ बहुत जल्दी सुनवाई लगाई, जैसा जनरली नहीं सुनवाई हो पाती, लेकिन क्योंकि धार्मिक भावनाएं हैं, सवाल हैं लोगों के। वैसे तो ये वक्फ का अमेंडमेंट एक्ट बिल लोकसभा द्वारा पास हो चुका, उसके बाद राज्यसभा द्वारा पास हो चुका। आदरणीय जगदम्बिका पाल ने इसमें बहुत बड़ी कमेटी बना के उसका पूरी चर्चा की, सबके सुझाव लिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी दिया, देश के महामहिम राष्ट्रपति ने उस पर मोहर लगाई, अन्य राज्यों ने भी मोहर लगाई। वेस्ट बंगाल की अपनी हमारी बहन ममता दीदी जी उससे कुछ नाराज हैं, उनकी आपत्ति है, तो उनकी आपत्ति और ऐसे कुछ लोगों की जिनकी भी आपत्ति है, आपत्ति तो होगी, यही तो लोकतंत्र की परिभाषा है। कोई कहेगा इसमें कुछ गलत है, कोई कहेगा सही, लेकिन ज्यादातर लोगों ने लोकसभा, राज्यसभा और देश के महामहिम राष्ट्रपति जी ने उसको बहुमत से पास किया है। तो निश्चित तौर पर कुछ जो शिकायतें थी उनको दूर कर रही माननीय सर्वोच्च न्यायालय, सुनवाई कर रही है और जो भी परिणाम आएंगे वो अच्छे होंगे, जो भी फैसले आएंगे वो अच्छे होंगे। हमारी सर्वधर्म समभाव, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भावना और ये अपनानी चाहिए। देश में शांति रहना चाहिए, अमन चैन रहना चाहिए। इस तरह की जैसी ममता दीदी ने भाषा का प्रयोग किया। मुस्लिम पक्ष ने कुछ बिंदु उठाए। पहला था वक्फ बाय यूजर, जिसको लेकर के उन्होंने आपत्ति करी। दूसरा ये था कि भाई जो वक्फ बोर्ड के जो नए बोर्ड और ट्रिब्यूनल्स अमेंडमेंट के बाद जो गठित हुए हैं, उसके अंदर जो 2 नॉन मुस्लिम्स को जोड़ा गया है, उसको लेकर के उन लोग को आपत्ति थी।
तो यहाँ पे हमारा हिंदुओं पक्ष का ये कहना है न्यायालय के समक्ष कि देखिए 1995 के वक्फ बोर्ड में ये था कि वक्फ बोर्ड ओपनली ये कहता है कि अगर कोई भी गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड को संपत्ति डोनेट कर सकता है, वो किसी भी गैर मुस्लिम से संपत्ति लेने के लिए तैयार है, पर अगर कोई भी गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड या ट्रिब्यूनल का हिस्सा बनता है वो उनको आपत्ति है। तो इस चीज को लेकर के उन्होंने मुद्दा उठाया, जो हमारे अधिवक्ताओं ने हमने उस चीज का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने पूरी कोशिश करी कि आज स्टे लगे, तो उसमें भी वो नाकाम रहे। दूसरा, माननीय दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष भी बहुत सारी ऐसी याचिकाएं पेंडिंग है जहां पे पहले पिछले वक्फ बोर्ड को चैलेंज किया गया है। और दूसरा जो सबसे बड़ा बात ये है कि जब कमेंट्स में जजेस ने कमेंट में ये भी कहा कि एक समय में दिल्ली हाईकोर्ट की प्रॉपर्टी को भी वक्फ बोर्ड कह करके क्लेम किया जा रहा था, तो उस चीज को लेकर के हमने आपत्ति उठाई है और हमें पूरी उम्मीद है कि जो अमेंडमेंट्स हैं वो सरवाइव करेंगी और स्टे नहीं लगेगा। हमारा ऐसा कहना है कि वक्फ एक्ट 1995 के बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो ड्रैकोनियन हैं, जिसको पूर्णतः खत्म होना चाहिए। और एक दो तरह की सिचुएशन है। सबसे पहली सिचुएशन ये है कि जो आज एक बैच ऑफ पिटिशंस लगाई गई हैं जिसमें वक्फ एक्ट को चुनौती दी गई है, अमेंडमेंट एक्ट को, तो अगर एक ऐसी सिचुएशन बनती, क्योंकि उसमें उन्होंने स्टे की भी बात कही है, तो अगर स्टे की बात कही है तो जो पहले के प्रोविजंस हैं वो लागू हो जाएंगे। तो हमने कहा है कि वो प्रोविजंस को भी स्टे करना चाहिए, क्योंकि वो सारे प्रोविजंस भी ड्रैकोनियन है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वक्फ एक्ट 1995 में ड्रैकोनियन प्रोविजंस अभी भी हैं जो अमेंडमेंट एक्सरसाइज से रह गए, उसको भी हमने चुनौती दी है। फॉर एग्जाम्पल, जो पर्सन एग्रीव्ड शब्द यूज है, जिसमें नॉन मुस्लिम्स भी आते हैं और उनको ये ऑब्लिगेशन है कि उसको वक्फ ट्राइब्यूनल में चैलेंज करें, उनकी जमीन अगर चली गई है, उसको हमने चैलेंज किया है। वक्फ ट्राइब्यूनल पूर्णतः गलत है, सारे मामले सिविल कोर्ट जाने चाहिए, ये मांग हमने की है। सेक्शन 89 में अगर वक्फ के खिलाफ केस फाइल करना है तो नोटिस देने का प्रावधान है, उसको हमने चैलेंज किया है। शामला दा, जो एक गांव समाज की जमीन होती है, वो पूरी की पूरी जमीन वक्फ को घोषित कर दी गई है वक्फ की डेफिनेशन में, उसको हमने चैलेंज किया है। इसके साथ साथ और भी ऐसे प्रावधान है, सेक्शन 28 है, 29 है, सेक्शन 41 है, सेक्शन 36 है, जिन सब में डबल रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन है। इन सबको भी हमने चुनौती दी है और हमारी ऐसी मांग है कि वक्फ एक्ट 1995 के जो ड्रैकोनियन प्रोविजन है उन सबको स्टे किया जाए और जो अभी ड्रैकोनियन प्रोविजन रहेंगे उनको भी स्टे किया जाए। तो सर, जो नया एक्ट जो अमेंडमेंट सरकार ने किया है उससे स्थिति में कितना बदलाव? नहीं, देखिए, जो नया अमेंडमेंट एक्ट आया है वो काफी अच्छा है, काफी हमने कदम आगे बढ़ाया है। जैसे सेक्शन 3B आया है, 3C आया है, 3D आया है, वक्फ बाय यूजर को खत्म किया गया है और जो पूर्व में वक्फ बाय यूजर है, अगर उस पर डिस्प्यूट है तो वक्फ बाय यूजर नहीं माना जाएगा, ये सब उसमें मेंशन्ड है। सारे वक्फ के डॉक्यूमेंट्स का दस्तावेज सबमिट करने का मैंडेट दिया गया सेक्शन 3B में। सेक्शन 3C में कहा गया कि सारी सरकारी संपत्ति वापस ली जाएंगी। सेक्शन 3D में कहा गया कि वक्फ का जो कानून है वो ASI संपत्तियों पे लागू नहीं होगा और वक्फ बोर्ड जो है उसमें जो उसका कॉम्पोजिशन है उसको भी बदला गया है। तो काफी बेहतर चीजें हैं, पर कुछ कुछ चीजें रह गई हैं, उसको हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने चुनौती दी है। दूसरा जो पक्ष है, जो मुस्लिम पक्ष से कहें तो उनका कहना है कि एक्ट अमेंडमेंट गलत है, उससे उनके हित प्रभावित होंगे, आप क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, मेरे हिसाब से तो अमेंडमेंट एक्ट सही है और अमेंडमेंट एक्ट इस समय जो हित प्रभावित हो रहे हैं वो हिंदू समाज के हो रहे हैं, जो अन्य समाजों के हित प्रभावित हो रहे हैं। अगर ये कहना कि उनका हित प्रभावित हो रहा है तो मुझे तो उसमें कोई ऐसा प्रोविजन लगता ही नहीं है। आप मुझे बताइए, अगर इस्लामिक लॉ ये कहता है कि वक्फ बिना वक्फ डीड के नहीं हो सकता है, तो यही बात तो सेक्शन 36 में लाई गई है। अगर वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट कोई भी किसी भी इस्लामिक लॉ में नहीं है, ना किसी माननीय कुरान में है, ना हदीस में है, तो फिर उसमें क्या दिक्कत है? यही बात तो इस प्रोविजन में लाई गई है। तो यहाँ पे पॉइंट इन इशू ये, डिबेट ये है कि अभी भी ऐसे ड्रैकोनियन प्रोविजन है जो हमें इम्पैक्ट कर रहे हैं, हमारे राइट्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने उसको चुनौती दी है। सर, बंगाल सरकार ने इसका मुखर विरोध किया है, कहा है कि हम लागू नहीं होने देंगे, क्या देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के जो बयान है ये असंवैधानिक है। ये सेंट्रल एक्ट है, केंद्रीय कानून है और हर सरकार का ये दायित्व है स्टेट गवर्नमेंट का कि वो सेंट्रल एक्ट को इम्प्लीमेंट करे, लागू करे।